Hello children, in this video we are going to learn about plastids and vacuole. Going to start with plastids. As you can see student that plastids are present only in plant cells. They are absent in animal cells and they have their own DNA and ribosome. इनके पास अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। ये अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं और ये खुद से डिवाइड करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। दे हैव द पावर टू डिवाइड और इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है, उसी तरह से प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है। प्लास्टिड में स्पेशली क्लोरोप्लास्ट। आगे स्टूडेंट हम देखेंगे प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आइए एक एक करके देखते हैं तीनों को। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, रंग बिरंगे प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन इनमें ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर होते हैं और इनका काम ऑर्गन्स को, जिस ऑर्गन में ये पाए जाते हैं उस ऑर्गन को कलर प्रोवाइड करना होता है ताकि पॉलिनेटर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें। स्पेशली जो फ्लावर्स में जो कलर पाए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर के जो कलर्स होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके, जिस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन को एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है और इसके बाद ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को परफॉर्म करने में क्रोमोप्लास्ट की अहम भूमिका होती है। ये इंसेक्ट को या बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं जो पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, दूसरा प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है और ये लीव्स में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर ल्यूकोप्लास्ट्स। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं और ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को स्टोर करते हैं। अब स्टूडेंट, इन तीनों प्लास्टिड में हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का लेवल डायग्राम। स्टूडेंट, जैसा कि आप क्लोरोप्लास्ट के इस लेवल डायग्राम में देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर एनवेलप पाया जाता है, एनवेलप से घिरा रहता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख सकते हैं ग्रेनम, जो कि जो थैले होते हैं, गोलाकार थैले, गोलाकार चिपटे थैलों का एक कलेक्शन होता है ग्रेनम। और उन गोलाकार चिपटे थैलों को, गोलाकार फ्लैट आप कह सकते हैं कि वो सर्कुलर राउंड फ्लैट सैक्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इन थाइलाकॉइड्स के समूह को ग्रेनम कहा जाता है।
तो ग्रेनम आप देख सकते हैं बहुत सारे थाइलाकॉइड का समूह है। और उसके बाद आप देखेंगे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डंठल के जैसे आकृति वाले स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, तो उसको हम लेमेला कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को स्ट्रोमा कहा जाता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर आप देख सकते हैं स्टार्च ग्रेन, राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ हमें दिखता है क्लोरोप्लास्ट के लेबल डायग्राम में। अब आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेचर एंड अकरेंस के बारे में जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और चूँकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं इसलिए उन्हें किचन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट दो यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसमें दो सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो स्टूडेंट हमने देखा ग्रेना जो होता है वो स्टैक्स होता है, वो कलेक्शन होता है फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड एक तरह की चिपटी थैली होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और थैली के इस समूह को, इस कलेक्शन को ग्रेना कहते हैं। और ये जो ग्रेना होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यही परफॉर्म करता है, सोलर रेडिएशन को यही ट्रैप करता है। फिर आप देखें स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है, क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड होता है, जो फ्लूइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर ही जो ग्रेना होते हैं वो इसी में तैरते हुए पाए जाते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस कराने वाले एंजाइम्स, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट ग्रेना जो है वो लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसमें आप देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एनर्जी रिच कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यही एनर्जी रिच कंपाउंड जो है ये यूज़ होता है डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में। तो डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी रिच कंपाउंड के प्रेजेंस में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट कोई ज़रूरी नहीं है, ये लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। और आप देखेंगे स्टूडेंट कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना में होता है, जबकि
जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा के अंदर होता है, तो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है ये रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट प्लास्टिड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लास्टिड में आप देखें क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसका यूटिलाइज करके फूड मैन्युफैक्चर करता है प्लांट के लिए, जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर्स प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सके पॉलिनेशन के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये स्टोरेज करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को स्टोर करता है। That's all about chloroplast and plastid student. Now we are moving towards vacuole. Vacuole आप देख सकते हैं, वैक्यूल फ्लूइड से भरा हुआ, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस होता है, एक बहुत बड़ी थैली होती है और एक तरह से ये स्टोर करने वाली, किसी चीज़ को स्टोर करने वाली थैली होती है, स्टोरेज सैक्स इसे कहते हैं। एनिमल सेल में आप देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल को लेकर के डिफरेंस पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। एनिमल सेल में वैक्यूल टेम्पररी होते हैं, वो हमेशा नहीं पाए जाते हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनका काम एनिमल सेल में वाटर, ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फूड होता है, एनिमल में फूड जो भी स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट में जो फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल बनता है, जब भी कोई फूड इनगल्फ करता है अमीबा, तो वो उसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना देता है, जिसके बाद फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, उसके अंदर फूड पाया जाता है। तो वहाँ पर आप फूड वैक्यूल को देखेंगे, फूड वैक्यूल का यूज़ जो है वो डाइजेशन में होता है। फूड वैक्यूल जा कर के लाइसोजोम से कंबाइन करता है, दोनों एक दूसरे में फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद लाइसोजोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो वैक्यूल के अंदर ही, फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे वैक्यूल, प्लांट सेल के वैक्यूल के बारे में। प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, दूसरे ऑर्गेनेल से बिल्कुल अलग दिखते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं आकार में। मैच्योर प्लांट सेल में आप देखें जो वैक्यूल है वो पूरे सेल का लगभग 90% जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, बाकी जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सिर्फ 10% वॉल्यूम में, 10% स्पेस में पाए जाते हैं। तो वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रल पोजीशन ले लेता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो किनारे की तरफ चले जाते हैं, बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं वैक्यूल के फंक्शंस। वैक्यूल सेल के अंदर वाटर के प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और क्योंकि देखें वैक्यूल जो होता है ये स्टोर करने का काम करता है, ये स्टोरेज कर लेता है एक्स्ट्रा वाटर को जो सेल के अंदर एंटर करता है। That was a little bit overwritten. Cell was written twice. Let us move onward. So वैक्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर को स्टोर करके एब्जॉर्ब करके ये वाटर के कंसंट्रेशन को, वाटर के प्रेशर को
कंट्रोल करता है प्लांट सेल के अंदर। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं द सेकंड फंक्शन। ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो प्लांट सेल में बनते हैं, ये उसे स्टोर करता है ताकि उसे रिमूव किया जा सके सेल से। और ये प्लांट सेल को टफनेस प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये सारे फंक्शंस थे वैक्यूल के। टर्जिडिटी ये जो टर्म है ये हमें हमारे पास पहले भी आया है, टफनेस। और जब आपने देखा होगा प्लाज्मोलाइसिस, जब प्लांट सेल को जब प्लांट सेल स्वेल करता है तो उस केस में वैक्यूल के अंदर वाटर भर जाता है और इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन होता है सेल का वो टर्जिड हो जाता है, वो टफ हो जाता है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन टफ हो जाता है। तो इस तरह से वैक्यूल प्लांट सेल को टर्जिडिटी, टफनेस और रिजिडिटी, सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है और ब्रेक होने से रोकता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे दो स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, पैरोक्सिसोम एंड सेंट्रोसोम। और उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। एंड विद दैट वी वुड be able to complete this chapter. We are going to complete this chapter by studying those three small topics. So that's all for today. Have a nice day.